नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। मिशन 400 पार साधने के लिए पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे, नवादा में उनकी रैली होगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर शाम को मध्य प्रदेश जाएंगे। आज 3 राज्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज दिन भर किस तरीके से क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरीके से चुनावी रैलियां होंगी इन 3 राज्यों में, उसकी विस्तार से जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए, इस बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए हम देने वाले हैं। 3 राज्य और वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे ये देख लीजिए। बिहार के नवादा में रैली होगी, सुबह 11 बजे जनसभा होगी। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में पीएम की रैली दोपहर 3:15 पर। जबलपुर मध्य प्रदेश में शाम को 6:15 पर रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये 3 बड़ी चुनावी रैलियां 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत बिहार के साथ होगी, जहां पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो देखिए, बिहार में फिर एक बार एनडीए और बीजेपी की जो है भारी लहर देखने को मिल रही है। आज सुबह करीब 11 बजे नवादा की जनसभा में मतदान को लेकर उत्साहित अपने परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो बात है ये ट्विटर के जरिए, एक्स पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखी गई है। नवादा रैली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, अपने परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। फिर से एक बार बीजेपी और एनडीए को लेकर जो है भारी लहर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी हमें इसी खबर पर देंगे मेरे सहयोगी शशांक, इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, क्या जानकारी मिल रही है? नवादा से कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुबह 11 बजे, थोड़ा ही वक्त बाकी है। किस तरीके की तैयारी, कितनी भीड़ होगी? देखिए, कुंती नगर खेल मैदान में ये रैली है। विवेक ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यहाँ से उनके लिए पीएम मोदी जो है जनसभा करेंगे। करीब 2 लाख से ज़्यादा भीड़ जुटेगी, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस रैली में मंच पर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके प्रमुख नेता रहेंगे, जैसे सीएम नीतीश रहेंगे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे और 2 लाख से अधिक भीड़ रहेगी, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। बिहार में सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है और पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में पीएम मोदी उतरे हैं। 72 घंटे के अंदर दूसरी बार जो है ऐसा हो रहा है कि पीएम जो है वो बिहार आ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने जमुई में जनसभा को संबोधित किया था। चिराग के जीजा अरुण भारती वहां से लोजपा से प्रत्याशी, और आज विवेक ठाकुर के लिए वो रैली कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राजद जो है वो चुनाव लड़ रही है और राजद के प्रत्याशी हैं यहाँ पे श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर सवर्ण हैं। तो कहीं ना कहीं राजद की कोशिश ये है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बना दी जाए यहाँ पे। तो अब पीएम अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन राजद के जंगल राज की याद दिला सकते हैं, परिवारवाद पे लालू परिवार को घेर सकते हैं, उनके निशाने पे इंडिया गठबंधन रहेगा। लेकिन शशांक, जो ये टारगेट है बीजेपी का 400 प्लस का, उसमें बिहार की 40 सीटें भी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नवादा में पहुंचेंगे, रैली करेंगे, तो ये बिहार की 40 सीटों को लेकर किस तरीके से मददगार होगा? क्या संदेश आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार की धरती पर होंगे? देखिए, पीएम मोदी जो है लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 10 से ज़्यादा रैलियां करेंगे। आज दूसरी है, पहली जमुई में हुई थी। तो केंद्र सरकार ने बिहार के लिए क्या कुछ किया, किस तरह मदद की गई, पूरे देश में किस तरह से काम हुआ, उपलब्धियों को जो है पीएम मोदी जरूर यहाँ पे गिना सकते हैं। वोटरों से अपील करेंगे कि आप एनडीए के पक्ष में जो है वो वोट करिए, विवेक ठाकुर को जिताइए। इसके पहले ये सीट जो है 2019 में एनडीए के ही खाते में थी। लोजपा में चंदन सिंह यहाँ से जीते थे, जो स्वच्छभान सिंह के भाई हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पे दिया है। तो बिहार की जनता को साधने की कोशिश पीएम करेंगे और खास करके अपनी उपलब्धियों को जरूर गिनाएंगे कि हम लोगों ने बिहार के लिए पिछले 10 साल में क्या किया। तो अब देखना है कि जनता कितनी बात सुनती है और
यहाँ पे जीत होती है या नहीं विवेक ठाकुर। शुक्रिया शशांक जी। आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सुबह 11 बजे और इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे बंगाल में। बंगाल के जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन रैली से पहले पीएम मोदी ने जलपाईगुड़ी को लेकर, बंगाल को लेकर भी एक्स पर पोस्ट किया है। आज दोपहर मैं एक रैली को संबोधित करने के लिए जलपाईगुड़ी के लोगों के बीच रहूंगा। बंगाल में बीजेपी को शानदार समर्थन मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के भ्रष्टाचार और खराब शासन से थक चुकी है। उनके सपनों को केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। ये ट्वीट एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले नवादा को लेकर एक ट्वीट, उसके बाद जलपाईगुड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलपाईगुड़ी पहुंचेंगे और वहां पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज से मेनका गांधी ने क्या कहा है, सुनिए। वरुण का टिकट कटना सरप्राइजिंग नहीं था, ये मेनका गांधी ने कहा है। वरुण का टिकट कटने पर तकलीफ नहीं हुई, पार्टी फैसला करती है कि कौन लड़ेगा। वरुण के पार्टी बदलने की जानकारी नहीं है। तो मेनका गांधी ने देखिए क्या कहा है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कहा कि वरुण गांधी का टिकट कटना ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था और तकलीफ भी नहीं हुई वरुण का टिकट कटने पर, क्योंकि पार्टी फैसला करती है कि कौन लड़ेगा। मेनका गांधी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मेनका जी, सुल्तानपुर आपके हृदय के बहुत ही करीब है और मैं यहाँ आया हूँ सुबह और देख रहा हूँ आप जो है एक एक से मिल रही हैं और जो समस्या हो रही है आपका फ़ोन तुरंत जा रहा है। ये जो सुल्तानपुर से आपका लगाव है, पीलीभीत से भी आप सांसद रही हैं और अब सुल्तानपुर में से आप सांसद हैं। सुल्तानपुर क्या आपके जहन में पहली चॉइस था या पार्टी का जो निर्णय था उसके आधार पे आपने सुल्तानपुर इस बार भी आपने मंजूर किया, या आपके जहन में सुल्तानपुर ही था? नहीं, जहाँ भी मैं रहूँ वो मेरा फर्स्ट चॉइस है। पॉलिटिकल जवाब दे दिया आपने। मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ पर हैं 2000, आपको बहुत लंबा अनुभव है मेनका जी, आप अमेठी से भी लड़ी, सुल्तानपुर है, पीलीभीत है। 2014, 19 और ये 2024, 19 से 24 के बीच में आपको लहर किस तरह की दिखाई पड़ रही? क्या आप परिवर्तन देख रही हैं? आप पॉलिटिकल स्फीयर में क्या परिवर्तन देख रही हैं? नहीं, पूरा परिवर्तन आया नहीं कि पहले बीजेपी कितने सालों के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे और अचानक से लहर बदल करके सब तो एक तरफा है। अब एक तरफा है फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है कि सब कुछ एक कह रही मेनका जी 80 में 80। आपको ये प्रैक्टिकल लगता है कि वाकई 80 में 80 का कुछ सिनारियो है? आपने 10 साल से 15 साल से मुझे देखा है, कभी मैंने पॉलिटिकल जवाब दिया है? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम 80 प्रैक्टिकल है नहीं प्रैक्टिकल है। इतना मुझे मालूम है कि काडर बढ़ गया है इतना ज़्यादा कि, और काडर इस वक्त बहुत तगड़ेपन से काम कर रहा है। तो अब पता नहीं वो कितने सफल होंगे। आप ये ठीक कह रही हैं कि आप पॉलिटिकल जवाब कम देती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को आपसे बेहतर कौन समझेगा? आप तो एक फैमिली से ही आती हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या ये मोदी लहर, ये जो कहा जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है, क्या ये 80 में 80 का, उर्दू में मोजज़ा कहते हैं, हिंदी में चमत्कार, ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? आपको दिखता है? ये काडर बेस्ड पार्टी है और 5 साल 10 साल लगे हैं काडर को एनर्जाइज करने में। अब तो पूरे एनर्जाइज्ड हैं। अब ये देखना है कि वो कितने करता है। ये जो लहर है काडर पर बनती है बेटा। मोदी जी का है एनर्जाइजिंग फोर्स है, अल्टीमेटली काडर के ऊपर डिपेंडेंट है। एक बात मुझे और बताइए कि आपका बड़ा अनुभव है मेनका जी, आप केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, सांसद रही हैं, आपके चेहरे पर कोई मने जिसे कहते हैं अवसाद होना, दुख होना, आप पिछले पूरे कार्यकाल में आप मंत्री नहीं थी, लेकिन आपको कभी इसका इम्पैक्ट नहीं देखा हमने। तो क्या ईमानदारी से बताइए, क्या आपके जहन में ये बात आई नहीं कभी कि इतनी सीनियर पॉलिटिशियन, केंद्र में इतना बड़ा पद संभाला, सब संभाला और उसके बाद पिछले 5 साल यूं ही गुजर गए? ये कभी आपको अंदर से साला मेनका जी, कभी अंदर से कोई तकलीफ हुई इसको लेकर? यूं ही कैसे गुजरे? जब मैं मंत्री नहीं बनी तो सुल्तानपुर के लोगों ने अफसोस जताया और मैंने उनको बोला कि आपको केवल काम से मतलब है ना, अगर 1% कम हो जाए तो आप मुझे बता दो। वही करिश्मे होंगे,
वही बड़े काम होंगे, वही सब कुछ आएगा। मेरी ताकत मंत्री होने में नहीं है, मेरी सेवा में है। आपकी ताकत सेवा में, मंत्री होने में नहीं है, ये आपने कहा। मगर एक बात बताइए, आप जब मंत्री थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मुझे अभी भी याद है, उस समय जो आपका एक्टिविज्म होता था, आप देश भर में आप हर एक इशू पर, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था उस समय भी कि आप संज्ञान लेती थी, आप पहल करती थी। क्या वो आपने इन 5 सालों में मिस किया कि वो जो आपका एक फलक था जिस पर आपने काम किया, वो आपकी जो क्षमता थी, उसको आपको लेके कुछ अंदर से तकलीफ हुई कि वो मौका नहीं मिला? नहीं, सच बात तो ये है कि मैंने कभी ज़िंदगी से कुछ मांगा नहीं। जो मुझे मिला उसी में ही खुश रह गई। आपको कोई दुख? मुझे कोई दुख, कोई सुख भी नहीं होता। मैं हूँ यहाँ और ये ज़िंदगी मैंने चुनी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में। और मैं इंसानों के लिए नहीं, मैं जानवरों के लिए भी करती हूँ, सब के लिए करती हूँ, पेड़ों के लिए। ये ज़िंदगी उसी में ही बीती है, इसमें दुख सुख का सवाल ही नहीं होता। आपकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं मेनका जी? जैसे आप ये इलेक्शन लड़ रही हैं तो इलेक्शन में आप जीतती हैं, मैं अगर लगा रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ, मैं आपके समर्थक तो सब मान के चल रहे हैं कि आप जीत रही हैं, लेकिन मैं अगर लगाऊंगा चूंकि इलेक्शन में अभी टाइम है, तो अगर आप जीतती हैं तो आपके जहन में नहीं है कि मेनका गांधी इस बार मंत्री बने, अपनी क्षमता के मुताबिक उनको मंत्रालय मिले? नहीं, मेरे जहन में है ही नहीं। ये इलेक्शन पार कर ले, फिर काम शुरू कर ले, वो मेरे लिए एक और काम बन जाता है ना। उसमें कोई एक रोटी ज़्यादा तो नहीं खाती हूँ। आपने भी एक बड़ी बात कही कि सुख दुख जैसी कोई बात आपके लिए नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा सा हट करके इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वरुण का टिकट कटा तो बतौर माँ तो आपको दुख हुआ ही होगा ना, क्योंकि आपने एक बात कही कि पीलीभीत के वरुण गांधी ने काफ़ी कुछ किया है, ये बात आपने रखी सामने पब्लिक डोमेन में, तो वो तो एक तकलीफ हुई होगी मेनका जी आपको? देखिए, मुझे तकलीफ नहीं हुई है इसलिए क्योंकि मुझे बहुत गर्व है वरुण पर, बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत तमीज़ से और बहुत अक्लमंदी से काम किया है। और जब कोई क्षेत्र छोड़े, चाहे अपनी वजह से चाहे किसी और की वजह से, तो वो लोग उनको मिस करते हैं, वहाँ दुख हुआ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? अब जो भी वरुण करेगा देश के लिए अच्छा ही करेगा, इसलिए दुख में कौन सी बात है। आपको क्या ये सरप्राइज लगा टिकट कटना, चूंकि वो पीलीभीत आना जाना होता था और आप तो गाइड करती रही हैं उनको, तो आपको ये सरप्राइज लगा, हैरानी हुई आपको जब ये आपको खबर मिली कि लिस्ट में नाम नहीं, आपका नाम था उनका नाम नहीं? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। एक बात ये बताइए, ये भी बात मेनका जी बहुत चर्चा में थी कि उनको टिकट नहीं, 2 सवाल और, उनको नहीं मिला तो आप भी नहीं लड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आप यहाँ आकर के लड़ रही हैं। हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी फैसला करती है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। या तो आप पार्टी में ना रहें, लेकिन अगर आप पार्टी में रहें तो पार्टी की नियम होती है, इसमें दुख सुख की क्या बात है। एक सवाल और आपसे मैं ले लूं कि आपको जाना है, बस ये आखिरी का ही सवाल होगा कि ये बहुत चर्चा चली कि वरुण गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आप माँ हैं तो 100% आपकी जानकारी में होगा, क्या कुछ ऐसा मूव था या है कि वो पार्टी बदल भी सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप चाहेंगे कुछ ऐसा कि वो लड़ें चुनाव इस बार? मैंने कहा ना, हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी चाहती है, हम लोग नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मेनका गांधी हैं अपनी बात रखते हुए और किस तरह से सुल्तानपुर में तैयारियां कर रही हैं और तमाम और जो मसले हैं उन पर अपनी राय रखते हुए। कैमरा हरिओम मिश्रा के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, सुल्तानपुर। तो मेनका गांधी को आप सुन रहे थे, अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे और बहुत ही सोच समझकर उनकी तरफ से ये जो जवाब दिए गए, वरुण गांधी को लेकर अभिषेक ने सवाल पूछा, पार्टी को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह के सवाल अभिषेक की तरफ से पूछे गए और उन्होंने कहा, मेनका गांधी ने, कि वरुण का टिकट कटने पर ना तो मुझे तकलीफ हुई और पार्टी जो फैसला करती है वही फैसला होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। ये जो फैसला ये हाईकमान का होता है, ये पार्टी का होता है। तो वरुण के पार्टी बदलने की भी कोई जानकारी नहीं थी, इस बात का जिक्र मेनका गांधी की तरफ से किया गया। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मेनका गांधी से आप बात कर रहे थे और बीजेपी जो हर बार इस बात का जिक्र करती है संगठन का और कहती है कि हम परिवार बेस्ड पार्टी नहीं है, पार्टी ही सर्वोपरि है, हाईकमान फैसला करता है, पार्टी मिलकर फैसला करती है। और मेनका गांधी से आपने जो भी सवाल पूछे, लगा कि उन्होंने सोच समझकर हर सवाल का जवाब दिया है। उनके इन जवाबों से क्या मैसेज आता है जनता के बीच?
बिल्कुल, देखिए पूजा, मेनका गांधी से हमने वो सारे सवाल किए जो सवाल जहन में रहते हैं लोगों के, लेकिन आमतौर पर मेनका गांधी कम बोलती हैं। उन्होंने शुरू में, देखिए मेरे इंटरव्यू के शुरू में कह दिया था कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पर बात नहीं करती हूँ, ये उनका रवैया रहा है, वो आमतौर पर बात नहीं करती हैं, लेकिन बहुत ही खुल के बोली और बहुत ही परिपक्वता के साथ उन्होंने जवाब दिए और बहुत सारी बातें क्लियर की पूजा, जो लोगों के जहन में थी। जैसे कि वरुण गांधी का टिकट कटने पर उनका तकलीफ होना, उन्होंने कहा ना तकलीफ हुई ना सरप्राइज मुझे कोई हुआ, और ये भी कहा कि वरुण गांधी पर मुझे गर्व है, वरुण जो भी करेंगे देश के लिए अच्छा करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें थी। एक बात लगातार चल रही कि वरुण गांधी क्या कांग्रेस में जाएंगे, ये सवाल ही मैंने उनसे किया, इस पर उनका मुझे जानकारी नहीं है। और अपने बारे में, चूंकि वो इन 5 सालों में मंत्री नहीं रही, वो भी मैंने सवाल किया कि 5 सालों में आप मंत्री नहीं रही, क्या इस बात की तकलीफ है? तो उन्होंने कहा मंत्री बनना वो मेरा वो नहीं है, सेवा मेरा वो है। तो हर सवाल का जवाब दिया मेनका गांधी ने। और अहम बात यह है कि जो तमाम सारी बातें कही जा रही थी, जो डिफरेंसेस की बात, दुख की बात, उन सब बातों को उन्होंने आज क्लेरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पार्टी, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो पार्टी का हिस्सा है और पार्टी जो करेगी वो कहेगी, वो करेंगी। तो बहुत सारे जो सवाल थे मेनका गांधी, वरुण गांधी को लेकर के, आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। पूजा जी अभिषेक, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो मेनका गांधी से बात कर रहे थे अभिषेक उपाध्याय। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार आंदोलन के मूड में है। बड़ी खबर यह है कि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर छिड़े संग्राम में, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आज देश भर में आम आदमी पार्टी का उपवास है। देश भर में आम आदमी पार्टी के नेता उपवास करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी के नेता जुटेंगे। और खबर यह भी है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच सकती हैं। और पंजाब में शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में भगवंत मान उपवास करेंगे और उनके साथ कई और नेता भी रहेंगे। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज उपवास करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं, उनका गुस्सा साफ दिख रहा है। और अब एक और तरीका कि वो उपवास करेंगे जंतर मंतर पर। कौन कौन पहुंचेगा, क्या तैयारी आम आदमी पार्टी के नेताओं की? देखिए, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में ये उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का। और ये कहा गया है कि दिल्ली में तो सभी, क्योंकि ज़्यादातर नेता यहीं पर हैं, तो दिल्ली में सब तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बड़े नेता भी मंच पर नजर आएंगे जो कि उपवास करेंगे। इसके अलावा पंजाब में, जैसा आपने कहा कि भगत सिंह का गाँव है पंजाब में खड़खड़ कलां, वहाँ पर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुँचेंगे। और सिर्फ देश भर में नहीं, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ पर उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वॉलंटियर्स हैं, उनके संगठन हैं, वहाँ पर भी जो है आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी उपवास करेंगे। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की दरअसल कोशिश ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, उस मैसेज को घर घर तक पहुँचाए रखना है। और पहुँचाने के साथ साथ उसको ये मैसेज याद भी दिलाते रहना है बार बार कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे कि जो मैसेज है वो बीच में उसका क्रम टूट जाए। यही वजह कि आप देखें तो पिछले रविवार को जिस तरीके से बड़ी रैली की गई इंडिया गठबंधन की, उससे पहले भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी अंदर से जो मैसेज लोगों तक, अपने नेताओं तक पहुंचा रहे हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र ये मैसेज जो है वो घर घर तक जाना चाहिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। खुद संजय सिंह जब बाहर आए तो उस दौरान भी उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी स्पीच में ये कहा कि हम इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी बाहर नहीं आ जाते। तो इसी तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए घर घर तक पहुंचने की आम आदमी पार्टी की कोशिश है। ये बता सके कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो गलत तरीके से हुई है और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी उनकी खत्म हो जानी चाहिए, उनको बाहर आ जाना चाहिए। तो कुछ इसी मैसेज के साथ आज पूरे दिन भर का ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसी बीच खबर यह भी मिल रही है कि सुनीता केजरीवाल भी जंतर मंतर पर पहुंच सकती हैं। दीपक, आपका शुक्रिया तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 370 वाले बयान पर उन्हें घेरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे पर हमला बोला, दावा किया कि कांग्रेस का इटालियन कल्चर है जो कि भारत के मूल विचार को समझ नहीं पाते। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आर्टिकल 370 को 371 बताने पर तंज कसते हुए कहा
कि कांग्रेस की इस तरह की गलतियों की वजह से ही देश अब तक परेशान है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लोगों को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए मिले विशेष दर्जे को हटाने का जिक्र किया था। इसी को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की आलोचना की। इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर हमला बोला। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह सुनकर शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि कश्मीर से वास्ता क्या है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का बाकी भारत पर अधिकार है। कांग्रेस को नहीं पता कि राजस्थान के कई वीर सपूतों ने कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की है। लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है, कांग्रेस पार्टी की इटालियन संस्कृति ही भारत के मूल विचार को ना समझने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे बयान पर हर देशभक्त नागरिक को चोट पहुंचाते हैं जो देश की एकता और अखंडता की परवाह करता है। लोग निश्चित रूप से कांग्रेस को जवाब देंगे। और कांग्रेस की जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 को हटाया था। हालांकि कांग्रेस से ऐसी भयंकर गलतियों की उम्मीद है। देखिए, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में कहा था कि आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक है, लेकिन यहां उसकी क्या प्रासंगिकता है। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राजनीति तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर वालों से मुलाकात करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। बांदा जेल में हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी और इसी को लेकर आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, अखिलेश यादव का मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मिलना, उन्हें सांत्वना देना, ये क्या कोई पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश है उनकी? देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल संदेश है और पॉलिटिकल संदेश इसलिए भी है क्योंकि मुख्तार अंसारी के सगे बड़े भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही गाजीपुर से उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव का वहां पर जाना एक तरह से उस परिवार के साथ में खड़ा होना है। और दूसरी बात ये भी है कि एक मैसेज जाता है और ये मैसेज अगर आप उस पूरे बेल्ट को देखेंगी, वहाँ पर आप शुरू करेंगे गाजीपुर से, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, बलिया हो गया, ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इसका असर जाएगा। और असर इसलिए भी जाएगा क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर के लगातार पॉलिटिकल पोजीशन ली जा रही है। बीजेपी से जुड़े हुए लोग अपनी पॉलिटिकल पोजीशन ले रहे हैं, कांग्रेस अपनी ले रही है, समाजवादी पार्टी अपनी ले रही है और मुख्तार अंसारी एक पोलराइजिंग फिगर रहा है उस इलाके में। तो इसलिए निश्चित तौर पर इसका एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है ये। और समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि जो मुख्तार अंसारी को मानने वाले हैं और जो मुख्तार अंसारी को लगातार जिन्होंने 5 बार जिताया, जो मुख्तार अंसारी के परिवार को जिताते आए हैं और जो समर्थक हैं, वो उन तक ये मैसेज जाए और वो समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े हों। जी। और बीजेपी ये कह रही है अभिषेक कि अगर चुनाव ना होता तो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पर भी ना जाते। अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्तार के घर समाजवादी पार्टी के नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है और इसके बाद इस पर सियासत गरमाई हुई है। देखिए, यूपी की योगी सरकार जहां माफियाओं और बाहुबलियों के खात्मे और उन पर शिकंजा कसे जाने को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती है, दूसरी तरफ किस तरीके से राजनीति गरमा रही है वो आप सुनिए। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को चुनाव के एंगल से देखती है। शायद मुझे लग रहा है चुनाव नहीं होता अखिलेश वहाँ झांकने नहीं जाते। उन लोगों से पूछो जरा, कृष्णानंद राय की पत्नी से, उनके बच्चों से, ऐसे जाने कितने लोग हैं।
और ये तो स्वाभाविक हार्ट अटैक से मौत हुई है, उस मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाना मुझे लग रहा है अच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी और उनके नेता लोगों ने ही तो पाला पोसा ऐसे लोगों को खाद पानी देकर इतना बड़ा किया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए कुछ भी करना, आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने की बात तक कह देना। अभी शिवपाल जी की बात आप लोग बदायूं सुन ही रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वोटरों। तो समाजवादी पार्टी का यही संस्कार है। हमारे यहाँ बहुत ऐसे नेता रहे हैं जो बड़े बड़े नेता रहे हैं। महेंद्र सिंह राजपूत, धीरेन्द्र वर्मा, रघुवर दास, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, धूरी बिन, जमुना निषाद, कुलन देवी, ये सारे नेता रहे हैं। और सारे नेता कैसे मारे गए और कैसे उनकी मृत्यु, कोई एलिगेशन उनके ऊपर कोर्ट का नहीं था, लेकिन केवल इतने उनका दोष था कि समाज को जगा रहे थे और जगाने के आधार पर उनको अपना जान देना पड़ा, मतलब उनको अपने समाज के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कभी इन नेताओं ने उनके लिए संवेदना दिखाई? अगर नहीं दिखाई तो इसका मतलब माना जाता है ना कि एक विशेष वर्ग के वोट लेने के लिए ये सारे काम होता है। देखिए, मुजफ्फरनगर से फिर एक बार संजीव बालियान चुनाव के मैदान में है। संजीव बालियान के लिए इस बार चुनौती कितनी बड़ी है, प्रचार में उनके लिए क्या क्या मुद्दे हैं, हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। 15 सालों में आपने कहाँ डॉक्टर से लेके वेटनरी डॉक्टर से लेके सीधा राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में आपने जो छलांग लगाई है, कैसा मिजाज है मुजफ्फरनगर का इस बार? देखिए, सफर वाकई मेरी जिंदगी बड़ी अजीब सी रही है। विदेश से वापस आके गांव में रहना, उस समय तो राजनीति में भी नहीं था, हाँ सामाजिक जीवन में था। किसान आंदोलन हो, अन्ना का आंदोलन हो, आंदोलनकारी कह सकते हैं। और इस बार मुजफ्फरनगर का मिजाज ऐसा है जैसा 2014 में था। और अपनी लोकसभा क्षेत्र में कोई से मेरे से नाराज हो सकता है, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान मिला नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान से फोन पे बात नहीं हो पाई। उस चुनाव में गठबंधन सामने था, बहुजन समाजवादी पार्टी, सपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस। यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का आज भी 12 से 13% वोट बैंक अगर पूरी यूपी में आप देखेंगे डेडिकेटेड है, वो ट्रांसफरेबल भी है। वो चौधरी साहब की तरफ चला गया था, अब बसपा का उम्मीदवार है वो उस पर जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल जो यहाँ कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है वो अब हमारे साथ है। तो सामने बच की सपा और कांग्रेस हमारे यहाँ है नहीं। तो इस बार उल्टा है मामला, हम दो दल मिलकर लड़ रहे हैं, वो अकेले हैं और बसपा अलग है, तो समीकरण ही बदल जाते हैं। जाटों की पार्टी कही जाती है आरएलडी, उनको लेने की कहाँ जरूरत पड़ गई? ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था कि उन्हें साथ लेना है। और ये सच है कि हर गांव में डिवीजन था, विशेष रूप से जाटों में। एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था, एक पक्ष राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहता था। और हमारे साथ आने से एक तरफा हो गया माहौल। वो भी कैडर बेस्ड पार्टी है। और सबसे बड़ी बात उनके साथ क्या है कि जो उनका वोटर है वो उनका कार्यकर्ता भी है, एक अच्छी फौज है उनके पास। तो जो भी फैसला ऊपर नेतृत्व ने लिया, अब उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। तो जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के दिल से सहयोग मिल रहा है कि नहीं? पूरा। बड़ा सवाल है, आपकी बगल की सीट है मेरठ, समाजवादी पार्टी ने यहाँ का भी टिकट बदल दिया। ये हो क्या रहा है? समाजवादी पार्टी की ये रणनीति है या सब कुछ ठीक नहीं हुआ उस पार्टी में? सब कुछ ठीक नहीं है। तीसरा टिकट आप कल्पना कीजिए, तीसरा टिकट हुआ है आज समाजवादी पार्टी का। बिजनौर से दूसरा टिकट है, बागपत से दूसरा टिकट है, कंफ्यूज्ड है। मुरादाबाद भी कंफ्यूज्ड है, रामपुर भी। हाँ, राजनीति में ऐसा मैंने कभी पहले होता नहीं देखा कि, और सच पूछो तो कहीं समाजवादी पार्टी की तरह से कि किस तरह से टिकट ये वापस चलेगा। जब पता हो हारेगा तो सब लोग नहीं लड़ सकते ना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लड़ना ही है, हार के भी पता है कि भाई हारेंगे तो कम से कम नाम हो जाएगा। ऐसा थोड़ा हो जीतने के लिए, सपा यहाँ जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। बालियान साहब, आपका रिश्ता अमेठी और रायबरेली से बड़ा गहरा है। मैंने देखा 2019 के चुनाव में आप करीब 15 दिन 20 दिन आप अमेठी में रहे और रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कोऑर्डिनेशन का काम करते रहे। कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर कैंडिडेट नहीं दिया, इसके पीछे क्या रणनीति? उनके पास कैंडिडेट नहीं है या कुछ अलग रणनीति है या क्या प्लानिंग देखते हैं आप? कोई प्लानिंग नहीं है,
लड़ने की हिम्मत नहीं है। सोनिया जी तो चली गई राजस्थान और राहुल जी चले गए वायनाड। अगर आप सच पूछो, अगर राहुल गांधी को ये होता कि मैं जीत सकता हूँ तो वायनाड नहीं अमेठी लड़ते। प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा आते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ फाइट होगी? वाड्रा साहब को भिजवा दो, वो ठीक रहेंगे। उन्हें भिजवाओ, मैं वहीं हूँ। मेरा चुनाव 19 को हो जाएगा और वहाँ 19 अप्रैल का चुनाव है, तो 1 महीना अमेठी रहूंगा। वाड्रा साहब को भिजवाओ, उनके साथ मजा आएगा चुनाव लड़ने में। एक अंतिम सवाल फाइनली, मैं चूंकि आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं तो मुजफ्फरनगर शामिल है ना उसमें? 100% और बड़े अंतर के साथ। और आइए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको देंगे। कंगना के खिलाफ कांग्रेस की नई रणनीति। हिमाचल के मंडी से लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस का टिकट। हिमाचल सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, और ये देखिए कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह लड़ सकते हैं। ये हिमाचल के मंडी से बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से कांग्रेस का टिकट विक्रमादित्य सिंह को मिल सकता है। अभी फिलहाल हिमाचल सरकार में मंत्री हैं और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कंगना के खिलाफ ये कांग्रेस की नई रणनीति। विक्रमादित्य सिंह जो कि कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस विक्रमादित्य को टिकट दे सकती है, ये बड़ी खबर मिल रही है। तो लंबे समय से ये जद्दोजहद थी कि कंगना के खिलाफ कांग्रेस किसे मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, कांग्रेस के बीच ये बड़ी कश्मकश की किसको उतारेंगे कंगना के खिलाफ? क्या विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस का वो चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल, विक्रमादित्य सिंह मंडी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। ये अंदर खाने तय हो गया है। हालांकि इस पर जो औपचारिक मोहर है वो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। देखिए, पहले कांग्रेस की रणनीति यही थी कि मंडी से जो मौजूदा सांसद है प्रतिभा सिंह, जो विक्रमादित्य सिंह की मां है और हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक बार फिर मैदान में उतरे। लेकिन चूंकि हिमाचल में उपचुनाव भी है और प्रतिभा सिंह चुनाव इस बार नहीं लड़ना चाहती थी, इस वजह से कांग्रेस में अंदर खाने एक्सरसाइज ये चल रहा था कि किसको लड़वाया जाए। दूसरी बड़ी बात ये थी कि विक्रमादित्य सिंह विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके चुनाव लड़ने से अगर कोई उपचुनाव होता तो सुप्पू सरकार की स्थिरता पर भी संकट है। इसी वजह से कांग्रेस में अलग अलग स्तर पर जो है विचारों का दौर चला, चर्चा का दौर चला। लेकिन अब ये तय हो गया है कि विक्रमादित्य सिंह ही लड़ेंगे। हमारे कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि सर्वे में, कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में विक्रमादित्य सिंह के आंकड़े बहुत बेहतर हैं मंडी सीट पर कंगना के खिलाफ, और खासतौर पर युवा वोटरों के बीच में जो है उनकी एक पहचान है। और इस वजह से तय किया गया है कि विक्रमादित्य सिंह जो वर्तमान में सुप्पू सरकार में मंत्री हैं, वो मंडी सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और हमें सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगर मंडी सीट पर विक्रमादित्य जीतते हैं तो फिर जो उनकी सीट विधानसभा की है, यानी शिमला रूरल, शिमला ग्रामीण, वहां चुनाव में प्रतिभा सिंह उतर सकती है विधानसभा चुनाव में। ठीक है जैनेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो विक्रमादित्य सिंह वो चेहरा हो सकते हैं जो मंडी में कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 8वीं के एक छात्र के साथ हैवानियत हुई है। छात्र के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ स्कूल के कुछ छात्रों ने हैवानियत की, उसकी पिटाई की। इस मामले में प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। परिवार ने स्कूल पर भी गंभीर आरोप लगाए कि वो फुटेज देने को तैयार नहीं है। परिवार ने दावा किया कि छात्र की हालत गंभीर है। दूसरी तरफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। बच्चे के साथ क्या पूरी घटना हुई, इसके लिए हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। उनकी बहन और उनकी माताजी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, तो इस घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? इस घटना के लिए, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ विक्टिम की, तो हमें हॉस्पिटल से सबसे पहले पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो मेरा भाई अपनी बहन का वेट कर रहा था, क्योंकि उसकी छुट्टी तो नहीं हुई थी 10 मिनट पहले, तो वो वेट कर रहा था यहाँ पे नीचे। तो इनके पीयर ग्रुप में से ही एक लड़का आकर मेरे भाई को उसने बोला, जो उसने मास्क पहना हुआ था, मेरा भाई योगा टीचर के पास खड़ा हुआ था, तो जो दूसरा लड़का आया उसने उसको बोला कि तेरे को स्पोर्ट्स वाले सर बुला रहे हैं। जब वो वहाँ पे गया क्राइम सीन पे, तब भी उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखा, तो उसने बोला यहाँ तो कोई है नहीं। तो उसने बोला कि रुक मैं बुला के लाता हूँ। तो जो भी उसके पीयर ये बाकी लड़के हैं, ये सारे छुप के खड़े हुए थे। तो इन्होंने
वो जब मुड़ने लगा कि उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसको पीछे से पकड़ा, खींचा, जमीन पे लिटाया। इन लोगों ने उसे बहुत मारा, उसको लाते मारी है। इनके पास लकड़ी का डंडा था, इन लोगों ने उसको डंडों से उसकी टांगों पे मारा है। इन लोगों ने उसे लात घूसे, जैसे भी ये लोग आपस में सारे इसको मार सकते थे, इन लोगों ने उसे मारा। वो रोता रहा, वो चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था, कोई सुन नहीं पाया क्योंकि छुट्टी का टाइम था। वो उसको फिर से धमकाया कि अगर तूने किसी और को ये बात बताई या किसी को बोला तो मैं तेरी बहन के साथ, जो सेम स्कूल में 10th की स्टूडेंट है, उसके लिए भी बोला कि हम तेरी बहन के साथ भी यही करेंगे। तो जब सीटी स्कैन उन्होंने कराया तो सीटी स्कैन में आया कि इसकी जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, वो फट गई है। ठीक है, तो डॉक्टर्स ने कहा तुरंत ऑपरेशन इसका हमें करना पड़ेगा, जो कि हाई रिस्क सर्जरी है। मेरी मदर से उस पर बाकायदा उन्होंने सिग्नेचर्स कराए कि इसमें आपका बच्चा मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। मुझे बताइएगा कि एक माँ के तौर पर, निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है ये हैवानियत से कम नहीं है, लेकिन आप क्या मांग करेंगी, क्या आप चाहती हैं बेटे के जो न्याय के लिए, वो क्या कुछ होना चाहिए? मेरी तो प्रशासन से भी बेटा यही दुआ है, यही मैं भगवान से कह रही हूँ कि भगवान मेरे बच्चे को न्याय मिले, सच का साथ दें सभी लोग, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे जो भी कोई इन्वॉल्व है।